अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इमेज का टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, जिसमें हम लोग इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे जो कि एचटीएमएल का टैग है। फिर हम लोग इमेज कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर। इन तीनों में क्या फ़र्क है और ये कब लगाने हैं, ये मैं सब बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यहाँ पे मेरे पास दो प्लेलिस्ट चल रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। वेब डेवलपमेंट की, जिसमें मैं HTML CSS से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, और नेक्स्ट जेएस की, जिसमें मैं नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सही है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमेज टैग की बात कर लेते हैं कि इमेज टैग, अगर आप लोगों ने HTML नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक HTML आनी चाहिए। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो। एनीवेज, तो इमेज टैग हमारा जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग इस इमेज टैग के ज़रिए लगा सकते हैं। सही है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा अपना। और ओपन नहीं करूँगा, बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना लूँगा। तो मैं अपने एक फ़ोल्डर में इधर आ गया हूँ नेक्स्ट जेएस प्रोग्रामिंग के, और यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा और फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा। हमें पता है कि हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, कि सिंगल वर्ड में रखते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस डैश IMG। ठीक है, तो क्योंकि मैं इमेज की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो मैंने प्रैक्टिस नाम से फ़ोल्डर बना दिया, प्रैक्टिस डैश IMG। इस पर एंटर करूँगा और मेरा फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एड्रेस बार में CMD लिखेंगे और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और कोड स्पेस डॉट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा VS कोड ओपन कर देगा इस फोल्डर के अंदर। प्रैक्टिस डैश IMG के अंदर VS कोड ओपन हो जाएगा हमारा। मेरे ख्याल से एंटर सही प्रेस नहीं हुआ था, हाँ, तो ये अब प्रेस हो गया, सही है। और इस CMD का कोई काम नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास मेरा आ गया VS कोड खुल के किस फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिस डैश IMG के फोल्डर के अंदर। अब जो है यहाँ पे मैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट आई थी कि किसी ने कमेंट किया था, किसी ने बोला था कि आप थीम चेंज कर लें, वाइट थीम कर लें, तो मैं इसको थीम्स में जाके कलर थीम इसकी वाइट कर देता हूँ। तो ये मेरी थीम अब वाइट कलर की हो गई है। आई होप आप लोगों को अब आसानी से दिख जाएगा। अच्छा, जूम मैं करके ही बनाता हूँ वीडियो, तो एक कमेंट आया था कि जूम नहीं होता है और आंखें वीक हो गई हैं। तो भाई आप लोग जो हैं वो मोबाइल पे नहीं देखा करें मेरी वीडियोस, लैपटॉप पे देखा करें। साथ साथ यहाँ पे टैब चेंज करके अपना काम भी करता रहा करें और मेरी वीडियो साथ साथ लगा के रखा करें। अगर मोबाइल पे देखेंगे तो ऑब्वियसली मोबाइल पे आपको छोटा दिखेगा, लेकिन मैं इतना जूम करके बनाता हूँ वीडियो कि अगर आप लोग मोबाइल पे भी देखोगे तो भी आप लोग को सही दिखेगा। सही है, तो शुरू करते हैं। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल रन कर लूँगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट। मुझे लेटेस्ट चाहिए, स्पेस डॉट। सही है, कंट्रोल भी। तो ये मेरी कमांड आ गई, इसको मैं एंटर करूँगा। तो मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए नेक्स्ट का, तो पूछेगा आपको टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, यस यस। टेलविंड CSS की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं नो कर दूँगा, नो। और SRC की डायरेक्टली मुझे चाहिए, यस, और फिर यस और फिर नो। ठीक है, तो इस कमांड से हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, हमेशा की तरह जैसे हम करते आए हैं। नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे हमारी फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है नोड मॉड्यूल्स के। SRC का फोल्डर हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये अभी सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग का सक्सेस का मैसेज नहीं आया तो आप लोग को वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर ये कमांड वापस से रन कर दीजिएगा, तो फिर आप लोग का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। npm run dev, इस कमांड से मैंने इसको रन कर दिया और ये मुझे एक लिंक देगा, इस पर क्लिक करूँगा, फॉलो लिंक ऑप्शन आएगा, फॉलो लिंक पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सही है,
अच्छा, इमेज की अगर मैं बात कर लूँ तो इमेज जो आज हम लोग करने वाले हैं काम, वो बेसिकली इस तरीके से हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, सही है। और इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट भी आ रहा होगा ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि टेक्स्ट कैसे हम ला सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं करके दिखा दूंगा आज इसी वीडियो के अंदर, कि इमेज होगा एक बैकग्राउंड में और उसके ऊपर एक टेक्स्ट आ रहा होगा इस तरीके से बीच में, सही है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये तो मैंने एक दिखा दी कि हम लोग ये चीज़ हम लोग लगाएंगे आज। बाकी हम लोग इमेज का कॉम्पोनेंट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, और बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इमेज का टैग भी देखेंगे, सही है। तो तीनों चीज़ें हम देखेंगे, इमेज टैग भी देखेंगे, इमेज कॉम्पोनेंट भी देखेंगे और बैकग्राउंड इमेज भी देखेंगे, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज आ गया है पूरा का पूरा। और अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एसआरसी के फ़ोल्डर में जाके, ऐप के फ़ोल्डर में जाके page.tsxe फाइल ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने जो मेरा मेन डिव है, मेन डिव को क्लोज़ करूँगा यहाँ से। 7 के बराबर में ये इस तरीके से एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे फुटर को भी मैं क्लोज़ कर दूँगा, 49 के बराबर में इस तरीके से एरो आ रहा है, इसको भी क्लोज़ कर दूँगा। इन दोनों चीज़ों को मैं हटा दूँगा, ये हमारे लिए कचरा है, सही है। तो हमने अपना कचरा साफ़ कर देना। और यहाँ से मैं अब क्लास नेम को भी हटा दूँगा, मुझे कोई स्टाइल्स नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे पास एक प्योर डिव रह जाएगा, इसमें मैं लिखूँगा अपना एक होम पेज। और होम पेज के बाद मैं क्या करूँगा, एक अबाउट का पेज बनाऊँगा। तो अबाउट का पेज बनाने के लिए हमें पता है क्या करना है, कि एक अबाउट का फ़ोल्डर बनेगा जिसके थ्रू हमारी राउटिंग होगी। तो ऐप ऐप पे राइट क्लिक करना है, ऐप पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐप के अंदर फ़ोल्डर बनाना था, तो मैं ऐप पे राइट क्लिक करूँगा। एसआरसी पे राइट क्लिक करूँगा तो एसआरसी के अंदर बनेगा, तो मुझे ऐप पे राइट क्लिक करना है। और ऐप पे राइट क्लिक ध्यान रहे कि ऐप पे ही राइट क्लिक करें आप लोग, वरना आप लोग का फ़ोल्डर एसआरसी के अंदर बन जाएगा या मेन प्रोजेक्ट में बन जाएगा। तो हम लोग ऐप पे राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और अबाउट का पेज बना लेंगे, अबाउट। और सिर्फ मैं अबाउट ही नाम रखूँगा इसका, एंटर। ये फ़ोल्डर बन गया, सही है। अब इस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है और page.tsx ये नाम रखना है हमें। तो इस पे एंटर कर देंगे, हमारा ये page.tsx की फाइल बन गई है, लेकिन अभी ये खाली है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना होम पेज खोलूँगा और अपने होम पेज के अंदर मेरे पास ये फंक्शन है, फंक्शन होम। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है या कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा कॉम्पोनेंट, कौन सा पेज है, अबाउट का पेज है, सही है। ये अबाउट का पेज है हमारे पास, अबाउट के फोल्डर के अंदर है। तो हम इस फंक्शन के नाम को भी अबाउट रख देंगे, अबाउट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट पेज, सही है। तो ये हमारा अबाउट का पेज आ गया। अच्छा, होम पेज में मैं इस अबाउट का लिंक दे देता हूँ। एक यहाँ पे मैं लिंक का कंपोनेंट लगाऊंगा और इस लिंक में मैं href दे दूंगा, href इक्वल्स स्लैश अबाउट, सही है। अब ये बोल रहा है कि भाई तुम लिंक तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन लिंक को इंपोर्ट तो करो, इंपोर्ट तो किया ही नहीं तुमने। तो इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक को, वरना मुझे ये एरर देते रहेगा। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, सही है। तो अब इसने मुझे एरर ख़त्म कर दिया, लिंक आ गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट पेज, कि ये लिंक ये जो अबाउट पेज का बटन आ जाएगा मेरे पास, वो कहाँ लेके जाएगा, स्लैश अबाउट पे लेके जाएगा। ये स्लैश जो अबाउट लिखा हुआ है, ये आपका जो आपने फोल्डर अभी बनाया है, इस नाम से मैच होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अबाउट, मेरा नाम अबाउट अस होता, अगर मैं मेरे पेज का नाम अबाउट अस होता, सही है, इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मैं अबाउट अस ही लिखता, सही है। तो ये फोल्डर का नाम, ये फोल्डर का नाम और ये href के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है स्लैश के बाद, वो सेम होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से अब आ गया होगा। देखें, अबाउट का पेज का बटन आ गया है, आप लोग देख सकते हो। अबाउट का पेज यहाँ पे बटन आ गया, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट के पेज पे चले जाऊँगा, अबाउट अस के पेज पे आ गया अबाउट पेज, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर दूंगा और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इमेज का काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इमेज टैग की बात कर लेते हैं। तो इमेज टैग जो है वो हमारा प्योर HTML का टैग है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मैंने अपना H1 लिखा है, इसके नीचे मैं इमेज लिखूंगा, खाली इमेज लिखूंगा, VS कोड मुझे रिकमेंडेशन दे देगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास इमेज का टैग आ जाएगा, सही है। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट में कुछ चेंज आया। तो हमारे आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इमेज का पाथ ही नहीं दिया, इमेज हमने सेट ही नहीं की है, इमेज हमने सेट ही नहीं किया है। यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम लोग इमेज का यूआरएल देंगे, सही है। तो अगर मैं बात करूँ किसी इमेज की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू टाइम में जाके कोई लिख सकते हैं इमेज, ठीक है। इमेज लिखूंगा और इमेजेस में आऊँगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ इस इमेज की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरे पास इमेज आ रहा है, इस इमेज को, मेरे पास दो तरीके हैं।
या तो मैं इस इमेज का डायरेक्ट यूआरएल लगा दूँ। सही है, इस इमेज का डायरेक्ट यूआरएल कैसे लगाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इस पर इस तरीके से इसका यूआरएल निकाल लूँगा मैं इंस्पेक्ट से जाके। कैसे निकलेगा यूआरएल इसका, ये देखें, ये मेरे पास ये इमेज आ रहा है, ये इमेज सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा इसका यूआरएल आ गया। सही है, तो ये यूआरएल आ गया। या तो मैं इसको इस यूआरएल से पकड़ लूँ, इस यूआरएल को, इस पूरे यूआरएल को, मतलब ये जो पूरा एचटीटीपीएस का यूआरएल आ रहा है, इससे मैं निकाल लूँ और यहाँ पे डायरेक्ट एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दूँ। सही है, इस तरीके से। तो तब भी मेरे पास इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सा इमेज आ गया, इसकी विड्थ और हाइट सेट नहीं की हुई इसलिए बड़ा सा आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा कि अपने पास इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे इमेज को, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये तरीका सही नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिंक से दे दो, क्योंकि हम लोग यहाँ से ऐसे दे सकते हैं कि इंस्पेक्ट में जाके इसका लिंक निकाल लो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑलरेडी इमेज डाउनलोड हुआ है। सही है, वो मेरा डाउनलोड के फोल्डर में, ये रहा डाउनलोड का फोल्डर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज का इमेज डाउनलोड हुआ है। इस इमेज को मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इमेज मेरा इस तरीके से ये इमेज है, सीनरी है एक, और इसमें यहाँ पे एक पानी है, कुछ पहाड़ है। तो ये मेरे पास एक इमेज है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोग किसी भी इमेज को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल है, यहाँ पे इमेज लिखो, वो जो भी इमेज आपको डाउनलोड करना है, सिंपल उस पर राइट क्लिक करेंगे हम लोग, और राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा। सही है, इस इमेज के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक किया। सही है, और आप लोग के पास ये डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने सेटिंग ऐसी लगाई है, लेकिन मुझसे पूछता है कहाँ डाउनलोड करो, तो मैं इसको अभी डाउनलोड कर दूंगा इमेज 2 के नाम से, और अपने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर। तो ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड मैंने कर लिया और मैं इसको जाके देख लेता हूँ। तो ये रहा मेरा इमेज 2, इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये वही इमेज है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, ये डाउनलोड हो गया है। तो मैं अपना इमेज लगा सकता हूँ, इमेज 2, मेरे पास 2 इमेज आ गए। सही है, तो एक इमेज मेरा ये वाला है, दूसरा इमेज मेरा ये वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अब अपने VS कोड के अंदर आएंगे, और अब हमें क्या करना है कि इस इमेज को, इन दोनों इमेजेस को, ये जो दोनों इमेजेस हमारे पास आई हैं, इन दोनों को हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है। तो अभी हमने डाउनलोड तो कर लिया इसको, लेकिन ये डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर है, तो इनके अपने प्रोजेक्ट के कैसे आएंगे, तो अब तो ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास क्या है तरीक़ेकार इसका, कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट में एक हम पब्लिक का फ़ोल्डर बनाएंगे, और याद रहे हमें पब्लिक का ही फ़ोल्डर बनाना है, किसी और नाम से नहीं बनाना। सही है, तो मैंने पूरी हर चीज़ कोलैप्स की। अच्छा, जब आप यहाँ से इस तरीके से, अगर आपके बहुत सारे फ़ोल्डर्स खुले हुए हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, तो आप यहाँ पे कोलैप्स का ऑप्शन होता है, कोलैप्स फ़ोल्डर्स। तो इस बटन पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो आपने इस पर क्लिक करना है, सब चीज़ें बंद हो गई। अब आपने यहाँ पे बाहर कहीं भी क्लिक करना है, जैसे मैंने इधर खाली जगह है, इधर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और इधर क्लिक करने के बाद मैंने एक क्या बनाना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और पब्लिक बना दिया, पब्लिक। सही है, एंटर। अब मेरे पास एक फोल्डर बन गया है, लेकिन ये फोल्डर कहाँ बना है, एसआरसी के अंदर नहीं बना, ऐप के अंदर नहीं बना, ये मेरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, डायरेक्ट रूट में मैंने बनाया पब्लिक का फोल्डर। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर मैं अपने वापस से प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, नेक्स्ट.js के अंदर प्रैक्टिस डैश इमेज, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा प्रैक्टिस इमेज का फोल्डर है। सही है, इसके अंदर डायरेक्टली पब्लिक का फोल्डर मैंने बनाया है, किसी एसआरसी के फोल्डर के अंदर या ऐप के फोल्डर के अंदर नहीं बनाया, डायरेक्ट पब्लिक के फोल्डर के अंदर एसआरसी के साथ है। सही है, तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जैसे ही आप लोग आए तो उसके अंदर आप लोग को ये पब्लिक का फोल्डर मिलना चाहिए। ये ना हो कि एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ हो पब्लिक का फोल्डर, तो आपका इमेज रन नहीं होगा, इमेज नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने पब्लिक का फोल्डर बना लिया। आप लोग चाहो तो इधर से भी बना सकते हो, इधर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर एक बना देंगे पब्लिक का, लेकिन स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, पब्लिक ही होनी चाहिए, पी कैपिटल नहीं, सी कैपिटल नहीं, या पब्लिक में डबल सी आखिर में आ रहा हो, तो इस तरीके से नहीं। सही है, स्पेलिंग आपकी पब्लिक ही होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो इमेज हमने डाउनलोड किया था, कौन सा इमेज हमने डाउनलोड किया था, हमने 2 इमेज डाउनलोड किए थे। कौन से, एक ये वाला सीनरी वाला और एक अभी जो कैमरे वाला। तो इन दोनों इमेजेस को मैं बारी बारी कॉपी करूँगा, या कंट्रोल सी करके मैं इसको ले आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट क्या है मेरा, प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक का फोल्डर ये रहा। सही है, इस पब्लिक के फोल्डर पे डबल क्लिक करूँगा और
मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास ये इमेज यहाँ पे आ गया, सही है, ये इमेज आ गया। दूसरा इमेज भी मैं चाहता हूँ कि दूसरा इमेज भी आ जाए, तो मैं डाउनलोड्स में वापस जाऊँगा और इमेज 2 पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा या राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया कॉपी का ऑप्शन। और अब मैं वापस से जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रैक्टिस डैश इमेज पब्लिक के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी, दोनों इमेजेस आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल अपने वी एस कोड में वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं एस आर सी के अंदर सिंपल मैंने क्या लिखना है, स्लैश। और अब मैं अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करेंगे आप लोग कि जैसे ही मैंने यहाँ पे दोनों इमेजेस डाले तो क्या होगा कि पब्लिक के, जब मैं यहाँ से पब्लिक ओपन करूंगा तो दोनों इमेज मुझे यहाँ पे भी दिख जाएंगे, सही है, वी एस कोड में। जो अगर हमारी कोई फाइल का चेंज, यहाँ पे फाइल कोई चेंज हो रही है, कोई चीज़ ऐड हो रही है या कोई चीज़ डिलीट हो रही है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी। हमने दो इमेजेस ऐड किए, पब्लिक यहाँ से खोला तो यहाँ पे भी हमें दिख गया कि भाई हाँ, हमारे दोनों इमेजेस परफेक्टली आ चुके हैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, सही है। तो पब्लिक के अंदर हमारे दोनों इमेजेस आ गए। अब हम इसको सिर्फ यूज़ कर लेंगे। तो हमने देखा भाई कि हमारे इमेज का नाम क्या है, इमेज डॉट जेपीजी। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है स्लैश इमेज डॉट जेपीजी, सही है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, एक्सटेंशन का नाम भी सेम होना चाहिए। डॉट जेपीजी है तो डॉट, यहाँ पे डॉट जेपीजी है तो यहाँ पे भी डॉट जेपीजी होना चाहिए, सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरा इमेज आ गया है, लेकिन आप लोग बोलोगे ये अजीब सा इतना बड़ा सा इमेज आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग विड्थ और हाइट दे देंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक विड्थ का एट्रीब्यूट लूँगा, विड्थ, और यहाँ पे मैं ले लूँगा इसको किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे दूंगा 100% और हाइट दे दूंगा मैं इसको कितनी, हाइट कितनी दे देंगे हम इसको, 400 पिक्सल या 300 पिक्सल, सही है। अब चेक करता हूँ, अब ये आ गया मेरे पास इस तरीके से। अच्छा, ये कुछ अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसकी विड्थ एक काम करते हैं, 300 पिक्सल दे देता, 100% नहीं देते। तो अब इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा और स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 400 कर देता है, सही है, 400 कर देते हैं इसको। दोनों को विड्थ भी मैंने 400 कर दी और हाइट भी मैंने 400 कर दी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं। तो ये हमारा इमेज इस तरीके से आ गया। आप लोग इसको जैसे चाहो सेट कर सकते हो, सही है। तो ये हमारा हो गया इमेज का टैग। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कोई भी इमेज डाउनलोड की, यहाँ से हम कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके वो डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमने एक पब्लिक का फोल्डर बनाया, कहाँ पे, यहाँ पे एक पब्लिक का फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट के अंदर, और उस पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमने इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सही है। पब्लिक के अंदर दोनों इमेज आ गए। और फिर हमने क्या किया, इमेज के टैग के अंदर SRC लिया और SRC के अंदर हमने सिंपल उस इमेज का नाम डाल दिया। अब मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। अच्छा, इसको इमेज 2 अगर मैं करूँगा, इमेज 2.png, तो अगर मैं इमेज 2.jpg लिखूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से एरर आ गया, सही है। तो मुझे इमेज 2 के साथ png लगा है, तो मुझे png ही लगाना होगा, ठीक है, pmg नहीं png, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इमेज, सही है, आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पब्लिक की जगह मैं इसको रीनेम करके, पब्लिक का फोल्डर को रीनेम करके, सही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, public2 कर दूँ। तो मैंने public2 जब किया और मैं पेज को रिलोड करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है, सही है, पेज लोड नहीं हो रहा। तो बेसिकली होता क्या है कि Next.js ना हमारे पास क्या करता है कि वो पब्लिक का फोल्डर ढूंढता है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग ऐसी हुई हुई है बैकएंड पे कि वो पब्लिक का फोल्डर ढूंढता है और उसके अंदर कोई इमेज पड़ा हुआ होता है ना, तो वो यहाँ पे लोड कर देता है। लेकिन उसको पब्लिक का फोल्डर मिल ही नहीं रहा, उसको तो public2 का मिल रहा है, उसको public2 चाहिए ही नहीं। उसकी सेटिंग ऐसी हुई हुई है, वो पब्लिक को देखेगा, वो पब्लिक को ढूंढेगा, सही है। तो क्या होगा कि public2 जब हम करेंगे तो उसको पब्लिक का फोल्डर नहीं मिलेगा और वो दिखा देगा कि भाई मुझे कोई इमेज मिला ही नहीं, पब्लिक का फोल्डर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि हमने public2 बनाया है, उसको तो नहीं पता कि public2 में जाके देखना है, उसकी तो सेटिंग ऐसी हुई है कि पब्लिक में जाके देखना है। तो हमें क्या करना है कि पब्लिक ही नाम रखना है इस फोल्डर का, कुछ और नहीं रख सकते। यहाँ पे पी आप कैपिटल नहीं कर सकते, स्मॉल पी से ही आपको रखना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करूँगा और जैसे ही मैंने इसको सही किया अपने फोल्डर के नाम को और मैं यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा तो मेरा इमेज वापस आ जाएगा, सही है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल हम लोग ये करेंगे कि हमने इमेज टैग पढ़ लिया, इसमें विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज कंपोनेंट की, सही है। अब इमेज कंपोनेंट की बात करें तो ये इमेज का जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ लिंक के कंपोनेंट की, तो लिंक का कंपोनेंट Next.js का अपना कंपोनेंट था, ये मैंने बताया था आप लोगों को। लिंक का कंपोनेंट Next.js का अपना कंपोनेंट है, सही है। और एंकर का जो
टैग है वो HTML का टैग है। इसी तरीके से इमेज का जो टैग है वो HTML का टैग है, जबकि इमेज का जो कंपोनेंट है वो Next.js का कंपोनेंट है। Next.js का अपना फीचर है, सही है, उसका अपना फीचर है, Next.js का अपना फीचर है इमेज कंपोनेंट। तो हम अगर इमेज कंपोनेंट की बात करें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप लोग जा सकते हो, नेट पे सर्च करोगे इमेज कंपोनेंट इन Next.js तो आपके पास ये पहला लिंक आएगा। इस तरीके से इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे पहले ही इसने मुझे कोड दे दिया, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है, पहले आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस तरीके से इमेज के कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग पहले इंपोर्ट वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, कोई भी आप लोग अगर नई चीज़ सीख रहे हो ना, तो उससे उस चीज़ की यानी उस फ्रेमवर्क की अपनी डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर आपको वहाँ से सीखने को नहीं मिलेगा, कहीं और से सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अगर आप Next.js सीख रहे हो तो Next.js की डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा बेहतर कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इवन मैं भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में। एनीवेज, तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ो खुद से, और इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। शुरू में नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ChatGPT है, ChatGPT से पूछो कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, सही है। यूट्यूबर्स पे इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने इमेज का कंपोनेंट यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करूँगा मैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट वाली लाइन को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सही है, ये आ गया इस तरीके से। अब मैं जाऊँगा वापस से अपने क्रोम में, सॉरी, और यहाँ पे मैं इमेज के कंपोनेंट को कॉपी करूँगा और इसको जस्ट यूज़ कर लूँगा। नीचे आऊँगा और इस बार मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको। अब यहाँ पे क्योंकि ये अजीब तरीके से आ रहा है, कुछ ना आगे पीछे हो गए हैं टैक्स, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये क्लिक कर दूँगा, सही है। तो एक्सटेंशन आपके पास अगर डाउनलोड होगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये मेरे पास अच्छे तरीके से आ गया है, सही है। और अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास इमेज का नाम क्या है, अभी प्रोफाइल डॉट पी एन जी बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन प्रोफाइल डॉट पी एन जी तो मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है। अगर मैं पब्लिक में आऊँ, पब्लिक में मेरे पास दो इमेज पड़े हैं, मैं इमेज डॉट जे पी जी और इमेज टू डॉट पी एन जी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इमेज टू डॉट पी एन जी। नीचे मैं यूज़ कर लूँगा इमेज डॉट जे पी जी। एक्सटेंशन का ख्याल रखना है, एक्सटेंशन सेम है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा नाम सेम है, इमेज सही है, इमेज ही है, डॉट जे पी जी सही है, परफेक्ट, सेम है सब कुछ, सही है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल्ट में, ये किस चीज़ की इमेज है, ये सीनरी है एक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीनरी, सही है। अच्छा, ये ऑल्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेट, कि अगर आपके पास इमेज किसी वजह से फॉर एग्जांपल लोड नहीं हो रही है तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि ये किस चीज़ की इमेज है, सही है। कभी कभी हमारे इंटरनेट का इशू हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ जिस सर्वर पे इमेज रखा हुआ है वो चल नहीं रहा, इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये सीनरी का इमेज है, सही है। अगर इमेज नहीं दिखेगी तो उसको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये सीनरी का इमेज है जो कि लोड नहीं हुआ। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा इमेज आ गया। तो मैं अपने क्रोम में जाऊँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गया है मेरा, ठीक है। इसके नीचे नहीं आया, इसके बराबर में आ गया। इसकी वजह ये है कि इस वाले इमेज को हमने हाइट दी हुई है, विड्थ दी हुई है 400 पिक्सल, तो उसने अपने 400 पिक्सल लिए, 400 पिक्सल यहाँ पे ख़त्म हुए, और उसके बाद इसने क्या किया कि इमेज का टैग इसको एक और मिला, सॉरी इमेज का कॉम्पोनेंट मिला, और यहाँ पे इसने देखा कि 500 की विड्थ है इसकी, तो यहाँ पे इसने 500 की विड्थ और ले ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इमेज इसके बाद ही आ गया। तो ये 400 पिक्सल वाला इमेज, जो इमेज पहला इमेज हमने लगाया वो, और ये दूसरा इमेज जो हमने लगाया इमेज कंपोनेंट वाला, ये वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब मैं इसकी विड्थ अगर बढ़ाऊँ यहाँ से 600 करूँगा, और यहाँ से भी हाइट भी 600 करूँगा, तो ये और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हो, सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात नोट करो कि ये जो है हमारे पास विड्थ, ये जो विड्थ है हमारे पास, और ये जो हाइट है, इसमें हमने पिक्सल नहीं लगाए, ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही लेता है, तो आपको पिक्सल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमेज के टैग के अंदर हमने इस तरीके से पिक्सल भी लगाया था। और एक और फ़र्क आप लोग नोट करो, तो यहाँ पे इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास लग रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स लग रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख लूँ उसको, किस फॉर्मेट में, जैसे इमेज के टैग में लगाया, तो क्या होगा देखते हैं। तो मेरे पास मुझे एक अच्छा सा एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरर आ गया कि इनवैलिड विड्थ प्रॉपर्टी, सही है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये इमेज का कंपोनेंट है, इसमें विड्थ और हाइट एज अ प्रॉप्स पास हो रहे हैं। प्रॉप्स क्या करते हैं, डाटा को पास करते हैं, सही है। तो एक तरीके से ये प्रॉप्स पास कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि ना इन्वर्टेड कॉमास लगाने ना पिक्सल लगाना है, डायरेक्टली हमें 600 और 600 जैसे मैंने दिया है। तो आप लोग जो भी साइज़ देना चाहो, 300 300 देना चाहो तो दे सकते हो, तो 300 300 दे देता, तो इस तरीके से छोटी हो जाएगी ये।
तो आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, सही है। तो ये हो गया हमारा इमेज का कंपोनेंट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज की। तो बैकग्राउंड इमेज में क्या फ़र्क है, मतलब इन दोनों में और बैकग्राउंड इमेज में क्या फ़र्क है, तो देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सिनेरियो होता है, एक ऐसा हमारे पास कभी कभी डिज़ाइन में कोई चीज़ आती है कि आपको बनाने को क्लाइंट की तरफ से आता है कि भाई एक इमेज लो, सही है, जो कि पूरे बॉडी पे चल रहा हो, मतलब पूरी स्क्रीन पे इमेज आ रहा हो, और उस इमेज के अंदर बीच में एक टेक्स्ट आ रहा हो, सही है। जैसे कि ये इमेज है, तो यहाँ पे एक बीच में एक टेक्स्ट आ रहा हो, कस्टम टेक्स्ट जो हम डालें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ अबाउट का पे अबाउट अस, यहाँ पे बीच में लिख दूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होगी कि एक इमेज चल रहा होता है और उसमें बीच में लिखा हुआ होता है, इमेज के बीच में लिखा हुआ होता है कि एक टेक्स्ट आ रहा होता है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ना इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं ना इमेज कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। अब ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सही है, ये मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को कमेंट आउट करूँगा, मतलब कंट्रोल, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, पूरा सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबा के स्लैश दबाऊँगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो, सही है, कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क दबाऊँगा, सही है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। इसको अनकमेंट करना है तो इसी पूरे को वापस सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी मुझे कमेंट करना है तो कमेंट कर दिया मैंने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले मैं साइड बार को बंद करता हूँ, कंट्रोल बी से बंद हो जाएगा, वापस खुल जाएगा, कंट्रोल बी दबाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक डिव लूँगा, सही है, डिव, एक डिव ले लिया, ठीक है, डिव ले लिया हमने एक, और एक डिव जो हमने जो लिया है, अब इसमें हम एक स्टाइल की प्रॉपर्टी लेंगे, सही है, इस तरीके से, और स्टाइल का एट्रीब्यूट लेंगे, और स्टाइल का एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, दो बार हम लोग क्या लिखेंगे, दो बार हम लोग इसमें ब्रैकेट्स लगाएंगे, सही है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो दो मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, दो दो ओपनिंग ब्रैकेट्स, दो क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपल, ये मुझे सजेशन दे रहा है, इसको इग्नोर करें। अब मैंने क्या करना है कि इमेज लगाना है अपना। तो हमारे पास सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज लगाने की, क्या होती है, CSS की प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, बैकग्राउंड, और यहाँ पे इसने मुझे कुछ सजेशन दे दिए, तो इनमें से ढूंढ लेते हैं भाई बैकग्राउंड इमेज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये रहा, दिख गया बैकग्राउंड इमेज। आप लोग टाइप भी कर सकते हो चाहो तो, मुझे मिल गया यहाँ से, तो मैं यहाँ से टाइप क्यों करूँ, तो मुझे दिख रहा है, मैं यहीं से इसको क्लिक कर दूंगा, बैकग्राउंड इमेज आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगाना है, कॉलन, सही है, कॉलन लगाने के बाद मैंने क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया, इस तरीके से आ गया। अब मैंने यूआरएल का एक एट्रीब्यूट देना है। अब ये यूआरएल जो है ना, ये सीएसएस का एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है कि हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज के अंदर एक यूआरएल दे रहे हैं, और ये एक तरीके से फंक्शन की तरह एज अ फंक्शन ट्रीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट्स इस तरीके से। तो यूआरएल लिखा और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, सही है, यहाँ तक बात समझ आई। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर यूआरएल एज अ फंक्शन हम लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाने। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डबल नहीं लगाइएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के लिए आपको एंटर के लेफ्ट पे जो की है उसको सिर्फ दबाना है। तो ये आ गया एक मरतबा, और स्पेस दूंगा, स्पेस नहीं दूंगा, और एक और मरतबा। तो ये हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, सही है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया हमने। वापस से एंटर के बराबर वाली की दो मरतबा दबा दें, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हमने दो मरतबा लगाए, इसके अंदर आए। और अब हमें यहाँ पे अपना यूआरएल देना है। क्या यूआरएल देना है, जो एसआरसी के अंदर देते हैं, कौन सा, ये वाला। अब कौन सा इमेज हमें यूज़ करना है, इमेज यूज़ करना है या इमेज 2। तो मैं यहाँ पे इमेज यूज़ कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी सीनरी की पिक्चर है, सीनरी की पिक्चर में ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ वो है। तो मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, या कॉपी नहीं करूँगा तो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, स्लैश इमेज डॉट JPG, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ गया या नहीं आया, जो चेक कर लेना है इसको। तो मैं इसको रिलोड करूँगा और अभी नहीं आया। अब इसका एक रीज़न है, देखिए, जब हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ इमेज लगाने से काम नहीं होगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ और हाइट भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, और कॉमा डालने के बाद यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, विड्थ देंगे, विड्थ, सही है। और विड्थ में हम क्या दे देंगे, कितनी विड्थ दे देंगे हम लोग इसको,
100%। सही है। और हाइट कितनी दे देंगे? हाइट में यहाँ पे दे दूंगा, हाइट में दे दूंगा, अच्छा कॉमा, इन प्रॉपर्टीज के बीच में कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा। विड्थ मैंने 100% दी, उसके बाद कॉमा, फिर हाइट दे रहा हूँ। सही है। तो हाइट में मैं दे दूंगा 400 पिक्सल। सही है। तो इस तरीके से 400 पिक्सल मैंने दे दी। ठीक हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि अब मेरे पास आ गई इमेज। अब मेरे पास इमेज आ गई है, लेकिन ये कुछ अजीब सी आ रही है। ऐसी तो इमेज हमारी नहीं थी। हमारी इमेज किस तरीके थी? इस तरीके की इमेज थी हमारी। तो ये तो मुझे सिर्फ ऊपर की इमेज दिखा रहा है। क्यों क्यों इमेज दिखा रहा है? इसका रीज़न ये है कि अभी हमने इसको कोई एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज़ की। सही है। वो बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी होती है, वो लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कवर होता है, कंटेन होता है। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ पहले। तो अभी ये क्या कर रहा है कि हाइट क्योंकि हमने 400 दी है, हमने हाइट 400 दी है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ 400 पिक्सल ले रहा है। बाकी के पिक्सल वो नहीं ले रहा। मतलब वो 400 पिक्सल यहाँ तक खत्म होने, तो 400 पिक्सल ले रहा है वो। सही है। बाकी के पिक्सल नहीं ले रहा। तो हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, कॉमा डाल के इधर आऊँगा। हाइट के बाद जहाँ मेरी हाइट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो रही है, उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा। सही है। और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी लूँगा। बैकग्राउंड साइज़ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं बैकग्राउंड साइज। आ गया। अच्छा, ये कैमल केस में होता है, तो हमारा जो एस है वो कैपिटल है। सही है। तो बैकग्राउंड साइज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। और यहाँ पे अब मैंने क्या लगाना है? कवर। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कवर लगाया, तो कुछ मेरे पास कुछ बेहतर हुआ इमेज, लेकिन अभी भी हमें अच्छा सा नहीं दिख रहा है ये। सही है। तो हम क्या करेंगे, एक और चीज़ होती है बैकग्राउंड साइज, कवर, और एक और चीज़ होती है बैकग्राउंड पोजीशन। सही है। तो ये क्या करेगा कि हम चाहते हैं कि हमारा इमेज सेंटर से दिखे। तो मैं क्या करूँगा, एक और बार कॉमा लगाऊंगा, बैकग्राउंड लिखूंगा वापस। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? बैकग्राउंड पोजीशन। सही है। तो बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी ये आ गई, बैकग्राउंड पी लिखा ये आ गई। इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग चाहो तो टाइप कर लेना पूरा। सही है। और इसमें मैं लिखूंगा सेंटर। तो अब चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये अच्छी सी इमेज आ रही है। अब इसने क्या किया? बेसिकली इसने किया क्या, देखें, सिर्फ हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई और हमारी इमेज कितनी अच्छी सी खूबसूरत सी हो गई। इसने किया क्या कि हमने हाइट कितनी डिफाइन की थी? 400। 400 की जो हाइट है ना हमारी, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ तक आ रही है। सही है। तो जैसे ही हमने कवर डिफाइन किया और पोजीशन सेंटर डिफाइन किया, तो उसने क्या किया कि इमेज का जो सेंटर है, सेंटर से उसने 400 पिक्सल ले ली। सही है। तो इमेज का जो सेंटर है, सेंटर से उसने 400 पिक्सल शुरू किए। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं इसका पॉइंटर लूँ एक, तो यहाँ अब पॉइंटर यहाँ से आएगा। हाँ, सही है। तो यहाँ से जो इमेज का जो सेंटर है वो क्या है? अगर मैं सेंटर की बात करूँ, ये है सेंटर। तो उसने क्या किया, सेंटर के 400 पिक्सल लिए। सही है। इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर, यहाँ तक ले लिया। ठीक है। तो इमेज का जो सेंटर है उससे 400 पिक्सल। तो ये जो हिस्सा है पूरा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये कितना है? ये 400 पिक्सल है। सही है। 400 पिक्सल। तो इतना जो पार्ट है ये 400 पिक्सल है। समझ आई बात? तो इसने क्या किया कि हमने बैकग्राउंड पोजीशन क्या डिफाइन किया? सेंटर। तो सेंटर में आया और सेंटर में उसने 400 पिक्सल उठा लिया। पहले वो क्या कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक शुरू के स्टार्ट के वो जो है ना 400 पिक्सल उठा रहा था, ये वाले 400 पिक्सल उठा रहा था। अभी उसने क्या किया कि बीच से 400 पिक्सल उठा लिया। समझ आई बात? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसका, बैकग्राउंड पोजीशन का। और कवर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो इमेज है ना वो पूरी नहीं आएगी। देखें, हमारी जो इमेज है वो पूरी नहीं आ रही, इसने सिर्फ 400 पिक्सल उठाए, वो पूरी नहीं आ रही। इसने ऊपर का और नीचे का हिस्सा काट दिया, ये नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा नहीं आ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बैकग्राउंड कवर का। सही है कि हमने उसको बैकग्राउंड साइज क्या दिया? कवर। बैकग्राउंड साइज कवर का क्या कॉन्सेप्ट है? इससे पूरी पिक्चर नहीं ले रहा वो। और बैकग्राउंड पोजीशन का क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि सेंटर से वो उठा रहा है। सही है। तो ये हमारा हो गया कि अब हमारी इमेज परफेक्टली आ गई है, हम यही चाहते थे। अब मैं ये चाहता हूँ भाई कि एक बीच में टेक्स्ट आ जाए। तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना। जो डिफ हमने लिया है उस डिफ के अंदर, अभी तक हम लोग कहाँ काम कर रहे थे? स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, है ना? स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर काम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डिफ के अंदर आएंगे और डिफ के अंदर हम लोग एक H1 या H2 ले लेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट अस। सही है। जैसे ही मैं अबाउट अस लिखूंगा और यहाँ पे आऊँगा, तो आप लोग देख सकते हो कि इमेज के अंदर हमारा टेक्स्ट आ गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज का अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो हमें बीच में चाहिए, और ये तो ऊपर आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है, टॉप लेफ्ट पे आ रहा है, मुझे तो बीच में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका आसान सा हल है, फ्लेक्स यूज़ करेंगे। अच्छा, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे करोगे कि इसको मार्जिन और पैडिंग दे दोगे। अगर आप लोग को मार्जिन पैडिंग का पता है तो बेसिकली मार्जिन पैडिंग का मतलब होता है कुछ स्पेस छोड़ देना साइड से, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। मार्जिन पैडिंग से आप लोग मैनुअली उसको मार्जिन पैडिंग दे तो दोगे, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में मुश्किल, रिस्पॉन्सिवनेस जब हम करेंगे मतलब ये कि मोबाइल पर अगर आप लोग खोलोगे इसको तो वो प्रॉब्लम करेगा। सही है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का एक अच्छा तरीका है फ्लेक्स यूज़ करना, कि मोबाइल मोबाइल स्क्रीन पे भी अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा सा हमारा लेआउट आए, लेआउट बिगड़े नहीं, वेबसाइट ख़राब ना हो मोबाइल पे खोलने पे, तो आप लोग क्या यूज़ करो, फ्लेक्स। सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे जहाँ मैंने अपने इमेज की स्टाइलिंग दी है, ये इमेज बैकग्राउंड इमेज दिया है, और विड्थ और हाइट दी है, और बैकग्राउंड पोजीशन दी है। इसी के बाद मैं क्या करूँगा कि जहाँ मैंने बैकग्राउंड पोजीशन दी है इसके बाद एक कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं एक और कॉमा लगाया मैंने। अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले कॉलन, सही है, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फ्लेक्स। सही है, एक प्रॉपर्टी। फिर एक और प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है, और ये मुझे ऐड करनी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा वापस, और एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे कॉलन, और फिर वापस से इन्वर्टेड कॉमास, फिर सेंटर, और एक और प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स कॉलन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर सेंटर। ठीक है। अब मैंने क्या ऐड किया, देखिए मैंने ये ऐड किया, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, कॉमा लगाया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाना नहीं भूलना, वरना ये आपको एरर दे देगा। सही है, देखें एरर आ गया, कॉमा लगाना नहीं भूलना। सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, दूसरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट किया, और तीसरी प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स को सेंटर सेट किया। सही है। अब क्योंकि इसके बाद तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसके बाद हमने कॉमा नहीं लगाया। सही है, तो लगा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, एरर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। तो सिर्फ इन तीन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से ही मेरे पास क्या हो गया कि ये सेंटर में आ गया है। देखें, ये सेंटर में आ गया। कि क्या हुआ कि मेरे पास जो चीज़ ऊपर आ रही थी उसको मैंने फ्लेक्स से और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से और अलाइन आइटम सेंटर से मैंने इसको बीच में लाया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा कि एक्स एक्सिस पे बीच में ले आएगा, और अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, वाई एक्सिस में बीच में लाएगा। अगर मैं अलाइन आइटम्स को हटा दूँ, खाली अलाइन आइटम्स को की प्रॉपर्टी हटा दूँ, तो आप लोग देखना क्या होगा। अब देखें, ये ऊपर आ गया, तो अलाइन आइटम्स बीच से मतलब वाई एक्सिस पे सेंटर में ला रहा है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस से सेंटर में ला रहा है। सही है। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ इस तरीके से, तो अब आप लोग देखोगे ये यहाँ पे आ गया। सही है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि हमने इसको सेंटर में ले आया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए, तो आप लोग वो खेल सकते हो, यहाँ पे जाके डिफ पे जाके लिख दो, एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे फॉन्ट, कॉमा कॉमा लगाया है क्योंकि एक और प्रॉपर्टी ऐड करें फॉन्ट साइज़, और यहाँ पर इसको रख देता हूँ 40 पिक्सल, और एक और मैं रख देता हूँ उसका कलर वाइट कर देता हूँ। खुद ही इसने मुझे दे दिया कलर वाइट, मैंने बोला और उसने सजेशन दे दिया, वाह भाई। सही है। तो कलर वाइट कर दिया इसने, फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, कलर की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, कॉमा लगाया। ठीक है, कॉमा लगाना नहीं भूलना। तो इस तरीके से आ गया। अब जो भी आपको कलर सेट करना है आप लोग कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग जो भी देना चाहें हम लोग इसको दे सकते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ इस तरीके से। मैं कोई यूआई यूएक्स में इतना अच्छा हूँ नहीं, तो माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गंदा सा कलर सेट हो जाए, बस ये कर देते हैं। सही है। तो खैर, कलर तो हम लोग सेट कर सकते हैं, तो कलर तो जो भी आप लोग सेट करना चाहो वो कर दोगे। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके कलर सेट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कलर सेट कर लूँगा। सही है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। खुल जा भाई, खुल गया, खुल नहीं रहा। हाँ, तो हम लोग यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। और जो भी कलर आप लोग यहाँ से, जैसे कि ये वाला कलर सेट कर लेते, ब्राउनिश टाइप का कुछ कर लेते हैं क्योंकि पहाड़ पर ब्राउन है, तो ये सेट कर देता है। सही है। आई नो गंदा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सेट कर देता। कलर क्या आया, ये आया। इसको यहाँ से कॉपी करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैं कलर में यहाँ पे वाइट पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो मेरा कलर जाएगा नहीं। सही है। तो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सेट किया जो मुझे अच्छा लग रहा था, और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सही है। तो इस तरीके से अबाउट अस हमारा इस तरीके से आ गया। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया था कि कैसे हम लोग
टेक्स्ट को ला सकते हैं इमेज के ऊपर, तो ये मैंने बता दिया है इसी वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा बैकग्राउंड इमेज का टॉपिक कि हमने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी से, बैकग्राउंड इमेज की CSS की प्रॉपर्टी होती है, उससे हमने जो है ना इमेज को डिव के ऊपर सेट कर दिया। बेसिकली हो क्या रहा है कि डिव है ये हमारा, इस डिव के बैकग्राउंड में इमेज चल रहा है और इस डिव के अंदर हमारे पास जो H2 है वो उस इमेज के ऊपर आ रहा है। सही है, इमेज के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और उसको हमने सेंटर में करने के लिए क्या किया कि हमने जो डिव है हमारा, जो पेरेंट डिव था उस पर हमने क्या लगा दिया, पेरेंट डिव के ऊपर हमने फ्लेक्स लगा दिया और सेंटर लगा दिया और अलाइन आइटम सेंटर लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सही है, याद रहे कि ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कब चलेंगी, ये जब ही चलेंगी जब हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगी होगी। अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तो ये दोनों नहीं चलेंगी, ये दोनों बेकार हो जाएंगी। सही है, तो ये मैंने आपको फ्लेक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। वैसे इसकी अलग से वीडियो में लाऊंगा फ्लेक्स की, तो उससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा फ्लेक्स क्या चीज़ है, मतलब फ्लेक्स काम कैसे करता है। सही है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और चीज़ कर देते हैं, ये अबाउट का पेज मैं चाह रहा हूँ कि बीच में आ जाए, तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। अबाउट के लिए मैं क्या करूँगा इसको कि इसके स्टाइल में आऊँगा, अबाउट अबाउट पेज की जहाँ हेडिंग है मेरी, यहाँ स्टाइल के एट्रीब्यूट दूंगा और डबल कॉमा कॉमा कह रहा हूँ, डबल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं वापस से डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, और एक और प्रॉपर्टी मुझे लगानी है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं, अब मुझे एक्स एक्सेस पे इसको सेंटर में करना है, एक्स एक्सेस पे सेंटर में करना है ना, तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, जस्टिफाई कंटेंट की, जस्टिफाई कंटेंट कॉलन और यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तो ये अब सेंटर में आ जाएगा, आ गया सेंटर में, तो ये भी हमारा सेंटर में आ गया और ये भी हमारा सेंटर में आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। तो मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टी लगाई, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में कॉमा लगाना नहीं भूलना हमें। सही है, और दूसरी बात ये कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसमें भी हमें डबल ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं, वरना ये अगर मैं सिंगल पे चलाऊँ तो सिंगल पे ये एरर देगा। सही है, देखें एरर आ रहा है, तो डबल डबल कॉमा हमें डबल ब्रैकेट्स लगाना हमें ज़रूरी है स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, डबल ब्रैकेट्स, फिर प्रॉपर्टी का नाम, फिर उसकी वैल्यू, फिर अगर एक और प्रॉपर्टी लगानी है तो कॉमा। सही है, और वापस से फिर एक और प्रॉपर्टी का नाम, फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहलाती है और ये इसकी वैल्यू कहलाती है। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इमेज का। तो अब बात कर लेते हैं कि इमेज का, अच्छा ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि जब आप लोगों को डिव के बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट चाहिए हो तो आप लोग बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लोगे। सही है, बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज़ किया, इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज दिया, विड्थ दी, हाइट दी, बैकग्राउंड साइज दिया, बैकग्राउंड पोजिशन दी, डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने खैर बीच में करने के लिए किया था। तो ये सारी चीज़ें थी, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड साइज, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल। ठीक है, तो अच्छा यूआरएल भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मेट में हो। यहाँ पे डबल हमारे पास डबल वो आ जाएगा, डबल कॉमा, डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर यूआरएल, फिर हमारे पास एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके अंदर स्लैश लगाएंगे, फिर इमेज का नाम एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड इमेज का कॉन्सेप्ट कि हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें इमेज के ऊपर कोई चीज़ चाहिए, इमेज के ऊपर कोई डिव या कोई हेडिंग चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए। सही है, अब हम बात कर लेते हैं कि इमेज कंपोनेंट की, कि इमेज कंपोनेंट और इमेज में क्या फ़र्क है। तो भाई देखें, जो हमारा इमेज है, सिंपल मैंने आपको बताया कि HTML का टैग है और इमेज कंपोनेंट हमारा Next.js का कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली Next.js का जो कंपोनेंट है उसमें हमें कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे पास जो HTML का टैग है, सही है, उसमें वो है, अच्छा है, उससे भी काम हमारा हो रहा है, लेकिन जो आपका इमेज का कंपोनेंट है उससे हमें कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने कमेंट से हटा दिया तो इसलिए नीचे आ गया। तो उसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे क्या हैं कि मैंने यहाँ पे ChatGPT सर्च किया था कि एडवांटेजेस ऑफ इमेज कंपोनेंट, तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ फ़ायदे बता दिए कि भाई इमेज कंपोनेंट के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो इसने बताया कि इमेज की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। सही है, आपका जो इमेज है वो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और जो क्वालिटी होती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती। साइज़ इमेज का, यानी कि अगर वो फॉर एग्जांपल 100 KB का है, किलोबाइट्स साइज़ का पता होगा आप लोगों को, तो साइज़ उसका रिड्यूस कर देता है ये, और क्वालिटी भी गिरती नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, तो परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाती है, विच इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये बोल रहा है कि लेज़ी लोडिंग हो जाती है। लेज़ी लोड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरी वेबसाइट में
यहाँ पे सिर्फ 3 इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में 100 इमेजेस हैं, 100 इमेजेस। तो जब मैं इसको पहली बार लोड करूँगा तो क्या 100 के 100 इमेजेस लोड होंगे? अगर मैंने इमेज का टैग यूज़ किया तो 100 के 100 इमेजेस लोड होंगे, उसके बाद मेरी वेबसाइट खुलेगी। लेकिन अगर मैंने इमेज का कंपोनेंट यूज़ किया है ना, तो जो मेरे पास सबसे पहले इमेज लोड होगा वो सिर्फ वो वाला इमेज लोड होगा जो सबसे पहले मुझे दिखेगा। मतलब ये कि जब मैं वेबसाइट लोड करूँगा तो 100 के 100 इमेजेस लोड नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ वही वाला पहले 2-3 इमेजेस लोड हो जाएंगे जो मेरे सामने से दिखेंगे। फिर जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो नीचे लोड होते जाएंगे। तो इससे ये होगा कि इनिशियली आपको, जब आप पहली बार वेबसाइट पर आओगे तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके 2-3 इमेजेस लोड हो जाएंगे, फिर वेबसाइट आपके पास खुल के आ जाएगी। बनस्पत इसके कि आपके पास सारे के सारे इमेजेस लोड हो रहे हैं और आप आधे घंटे सर पे हाथ रख के बैठे हो कि भाई कब खुलेगी वेबसाइट, तो 100 के 100 इमेजेस लोड नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारा इमेज कंपोनेंट यूज़ करने का। फिर एक है रिस्पॉन्सिव इमेजेस, कि हमारे पास डिफरेंट इमेजेस के साइजेस होते हैं, कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल पे हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइज होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन का साइज़ अलग होता है, मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ अलग होता है, लैपटॉप की स्क्रीन का साइज़ अलग होता है, इस तरीके से टैबलेट की स्क्रीन का साइज़ अलग होता है। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं कि लिस्ट ऑफ साइजेस डिफाइन कर देता है, कि इमेज का जो इमेज लगाते हैं ना, उस इमेज में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ साइजेस डिफाइन कर देते हैं। तो अब होगा ये कि मोबाइल स्क्रीन पे क्या होगा, इट इंश्योर्स दैट स्मॉलेस्ट इमेज साइज इज लोडेड ऑन स्मॉलर स्क्रीन। क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है ये, कि जो स्मॉलेस्ट इमेज साइज है वो स्मॉलर स्क्रीन पे खुल जाएगा। यानी डिफरेंट साइज जो हमने डिफाइन किए हैं उस हिसाब से हमारा इमेज लोड होगा, यानी इमेज के डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे, डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे। तो अगर छोटी स्क्रीन होगी तो वो छोटा वाला छोटे साइज का इमेज लोड करेगा, बड़ी स्क्रीन होगी अगर लैपटॉप पे खुलने तो वो बड़े साइज का इमेज लोड करेगा। तो ये नेक्स्ट का एक और फीचर है। तो इस तरीके से और भी फीचर्स हैं इसके। तो खैर एनीवेज, ये कुछ फ़ायदे मैंने बताए कि इमेज के कंपोनेंट यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम लोग जब भी यूज़ करेंगे, तो वैसे तो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि यही यूज़ करना है इमेज कंपोनेंट। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपको एक इमेज कंपोनेंट दिया हुआ है तो आप इमेज कंपोनेंट यूज़ करो। तो खैर मर्ज़ी आप लोग की। तो ये 3 चीज़ें थी इसमें, इमेज कंपोनेंट मैंने पढ़ाया आज, इमेज टैग पढ़ाया और बैकग्राउंड इमेज पढ़ाया। तो इन दोनों में आपके पास चॉइस है कि आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि पब्लिक का जो फ़ोल्डर है वो हमारे डायरेक्टली रूट के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एसआरसी या ऐप के अंदर आप लोग पब्लिक का फ़ोल्डर बना लो और आप फिर बोलो कि चल क्यों नहीं रहा। तो डायरेक्टली आपके पास जो इमेज का फ़ोल्डर होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली रूट के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से डायरेक्टली रूट में पब्लिक का फ़ोल्डर होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करते ही आपको पब्लिक का फ़ोल्डर मिलना चाहिए। सही है, और स्पेलिंग भी यही होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा और इन तीनों में फ़र्क समझ आ गया होगा कि क्या इन तीनों में फ़र्क होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फ्लेक्स भी पढ़ाऊँगा और फिग्मा से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग HTML CSS की वेबसाइट कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिग्मा के डिज़ाइन को। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो इमेज के टैग के बारे में, इमेज कंपोनेंट के बारे में और बैकग्राउंड इमेज के बारे में, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।